शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम है कश्मीर मंजरनामा। प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। जी सामीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज की जब अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जी, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सिख कारकुनों का कत्ल नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी की हिंदुत्वा हुकूमत की सरपरस्ती में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का नतीजा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान भारत की दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के मज़मूम की वजह से अब दूसरी कौमें भी भुगत रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने भारत में अक़लियतों की हालत ज़ाहिर का जिक्र करते हुए अफसोस का इजहार किया कि मुसलमान, सिख और ईसाई बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर भारत में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि भारत में अक़लियतों को दबाने के लिए नाम नेहाद गौ रक्षकों जैसी कई तहरीकों की हौसला अफजाई की जा रही है। और दूसरा जी, कनाडा में भारत के बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल से नरेंद्र मोदी के भारत का असल चेहरा बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब हो गया है। KMS के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंटों के मुलव्वस होने के ऐलान ने दीगर ममालिक में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। भारतीय जासूसों के हाथों कैनेडियन सिख रहनुमा के कत्ल ने काबिल एतमाद बैनुल-अक़वामी शराकतदार के तौर पर भारत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मोदी हुकूमत ने हरदीप सिंह नजर को कनाडा की सरजमीन पर कत्ल करके बैनुल-अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू व कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब भारत कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल से इस बात की तस्दीक हुई है कि मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश हिंदुत्वा दहशतगर्द रियासत बन चुका है। इसके अलावा जी, जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जी, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू व कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 3 दुकानें खाकस्तर हो गईं और एक फायर फाइटर ज़ख्मी भी हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ खलील जॉर्ज कहते हैं कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान भारत से कहीं बेहतर है, क्योंकि भारत में मजहबी अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं और रियासत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में बराह रास्त मुलव्वस है। इसके अलावा जी, जम्मू के इलाके से खबर है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के इलाके ज़िला राजौरी में एक भारतीय फ़ौजी बारूदी सुरंग के धमाके में शदीद ज़ख्मी हो गया। और ख़बर है जी, नई दिल्ली से भारत की शोरिश सदर रियासत मणिपुर में तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके दौरान पुलिस की शेलिंग से 50 से ज़ायद तलबा ज़ख्मी हो गए। ज़राए अबलाग ने बताया कि मणिपुर की इंतज़ामिया ने दारुल हुकूमत अम्फाल समेत पूरी रियासत में 1 अक्टूबर तक इंटरनेट सर्विसेज दोबारा मुअत्तल करने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तलबा मेती कबीले के 2 तालिब इल्मों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ हमें शेयर करनी है जी, भोपाल से भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हिंदुत्वा गुंडों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चरागां करने पर मुसलमान ख़वातीन को शदीद ज़दोकोब किया और चरागां तहस नहस कर दिया। KMS के मुताबिक इंदौर की गरीब नवाज कॉलोनी में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बस्ती में चरागां किया और घरों को गलियों को सजाया, जिस पर एक हिंदू तंजीम के गुंडों ने सख्त एतराज़ किया। गुंडों ने मुस्लिम दुश्मनी का वाज़ेह सबूत देते हुए न सिर्फ चरागां की तोड़ फोड़ की बल्कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर ख़वातीन को सख्त हिरासा किया। आप सब जानते हैं जी, आक़ाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है और दुनिया भर में मुसलमान उनकी यौम विलादत पर जो है वो मुसर्रत और खुशी का इजहार करते हुए चरागां करते हैं। सो मजहबी आज़ादी के सिलसिले में मजहबी इस्तेहसाल और अक़लियतों पर हमलों के सिलसिले में ये एक बदतरीन मिसाल है। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के सिलसिले को जी हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो पैनलिस्ट तशरीफ़ रखते हैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब।
آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی مختلف معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ساتھ تشریف رکھتے ہیں زمان باجوہ صاحب, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یوتھ فورم فار کشمیر کے, اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سیکنڈ ٹائم جی میری گفتگو ہو رہی ہے اینڈ آئی ایم ریئلی پلیز ٹو ہیو دیم ان دا اسٹوڈیو. سو آغاز کریں گے ڈاکٹر عابد عباسی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, آج وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے بھی کہا ہے کہ سکھ کارکنوں کا قتل نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی ہندوتوا حکومت کی سرپرستی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا نتیجہ ہے. پہلے پاکستان افیکٹڈ, اس کے بعد پھر مقبوضہ کشمیر, اور اب تو بھارت میں داخلی سطح پر بھی حکومتی سرپرستی میں یہ باقاعدہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے جس میں بدترین استحصال جو ہے وہ اقلیتوں کا ہو رہا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ صورتحال کو؟ بہت شکریہ مناظر صاحب. جی بالکل, آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پرائم منسٹر پاکستان, نگران پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں انوار اللہ کاکڑ, انہوں نے بڑا جو شد و مد سے اس موضوع کو اجاگر کیا ہے امریکہ میں بھی اور پھر آ کے انگلینڈ میں بھی. اور بالکل یہ درست بات ہے کہ پہلے تو ہمارے ہاں سرحد پار سے یہ دہشت گردی جو ہے انڈیا کی طرف سے ہوتی تھی. راہ جو ہے وہ ہمارے بیشتر ایشوز میں انوالو رہا. بلوچستان کے اندر جس طرح سے ایک بدامنی ہے اور وہاں پہ ایکسٹریمزم کو فروغ دینے میں راہ کے ملوث ہونے کے بے شمار شواہد ہمارے پاس ہیں. پھر کراچی میں اور دیگر جگہوں پر راہ کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہمیں نظر آتی رہی ہسٹوریکلی. اور اب آپ دیکھیے کہ وہ اتنا زیادہ ان کو کانفیڈنس مل گیا کہ اب وہ کینیڈا جیسے ایک پرامن ملک میں جا کر بھی انہوں نے اتنی بڑی دہشت گردی کی واردات کی کہ جس میں دنیا کی امن حلقوں کو اور دنیا میں امن کے جو پیروکار ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور بالخصوص جب اسپیشلی کینیڈا نے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے شہریوں کو پناہ دی ہوئی ہے, ہندوستان کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اور ایک بہت بڑا ویلفیئر جو ہے, ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی وہ, جس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ جو سکھ ہیں وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, وہ اپنے لیے رائٹس مانگ رہے ہیں. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی سکھوں کی ایک تحریک ہے ود ان انڈیا بھی اور آؤٹ آف انڈیا بھی, اور دنیا بھر میں وہ جہاں جہاں سکھ رہتے ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. اور کینیڈا جیسے پرامن ملک کو بھی انہوں نے نہیں بخشا اور اسے ڈی اسٹیبلائز کر دیا. اگر ہم ہندوستان کے میڈیا کا ریاکشن دیکھیں اس کے اوپر, تو ہندوستان کے میڈیا میں بڑی شد و مد سے یہ بات ہو رہی ہے, یہ جملہ وہ بول رہے ہیں کہ کیا کینیڈا پاکستان بن گیا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ جواب دیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کا نیبر ہے, آپ کے لیے آسانی سے پاکستان میں انٹروژن کرنا ممکن ہوتا رہا اور آپ نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا, پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی وارداتیں کی اور پاکستان کے شہریوں کو قتل کیا. بلوچستان کے اندر پاکستان کی اقتصادی جو مفادات ہیں ان کو زد پہنچائی اور علیحدگی پسندوں کو اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بہت بڑے پیمانے پر راہ سپورٹ کرتا رہا, جس کے ثبوت موجود ہیں گراؤنڈ کے اوپر. ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ڈوزیئر ہم نے مختلف مواقع کے اوپر ہندوستان کو پیش کیا, تھمایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو جو ایک بہت بڑا نیٹ ورک کا سربراہ تھا جس کو پاکستان نے رنگے ہاتھوں پکڑا, اور اب ہندوستان جو ہے اور راہ جو ہے وہ اپنے مقاصد کو, یعنی ان کو اس قدر جو ہے وہ ہلاشیری ملی مختلف کشمیریوں کے اوپر مظالم کے نتیجے میں کہ اب وہ جا کے کینیڈا جیسے پرامن ملک کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور کینیڈا کے اندر اس طرح کی انہوں نے سرگرمیاں کی, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ دنیا جو ہے وہ بڑی ویمٹلی اس کو دیکھ رہی ہے. اور کینیڈین جو گورنمنٹ ہے اس کا ریئیکشن جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جو کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے رہے, پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہندوستان کی طرف سے ہوتی رہی, اس کو مکمل طور پر ایک مور تصدیق جو ہے وہ مل گئی ہے کہ جب کینیڈا کا ریئیکشن آیا اور انہوں نے بلیٹنٹلی انڈیا کا نام لیا اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑی جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ کس طرح سے راہ نے ان کے ملک کے اندر ایک اہم سکھ لیڈر کا نہ صرف قتل کیا بلکہ کینیڈا کی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہندوستان کا چہرہ بہت تیزی کے ساتھ وہ جو سو کال ایک سیکولر سٹانس تھا ان کا, جو گاندھی کا ایک سیکولرسٹک جو ہے پالیٹی تھی, اس کو بہت بری طرح جو ریپچر کیا مودی نے اور ہندتوا نے اور RSS بیسڈ انڈین گورنمنٹ نے, وہ اب دنیا کے سامنے بڑی شدت سے آشکار ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بجا طور پر اس کو, چونکہ انوار اللہ کاکڑ ایک ویل ورسڈ آدمی ہے, از اے ویل ریڈ پرسن, اور انہوں نے بڑی شدت سے اور بڑے
मुनासिब अल्फाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वहाँ पे दोहराया जाए। डॉक्टर आबिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि आरएसएस की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है, और इससे पहले कि वो दुनिया भर में मज़ीद जानों के ज़िया का बायस बने और कनाडा में कत्ल जैसे वाक़यात दोहराए जाएं, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और इंटरनेशनल पावर्स और ये जो टॉप वीटो पावर्स हैं वो इसकी रियल फेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे? कानून के कटहरे में लाया जाएगा? वायलेट तो हुआ है इंटरनेशनल लॉ। देखिए, किसी भी इंसान का जो कत्ल है, एक पुरअमन इंसान, मेरे जैसा पुरअमन इंसान आप जैसा उसकी हिमायत तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ये बात ज़रूर हुई है कि दुनिया को कम से कम ये पता चला है कि एक शख्स जो उनका शहरी है और वहाँ पे एक्टिविस्ट है, उसके मरने से कितनी तकलीफ़ होती है, और कश्मीरी जो हैं वो गुज़िश्ता 70 सालों से किस शिद्दत के साथ एक बड़ी जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मासूम बच्चों के ऊपर इंडियन एग्रेशन और इंडिया की जो किलिंग्स हैं उनकी वो फेस कर रहे हैं, और औरतों की असमत दरी हो रही है। वहाँ पे एक नॉर्मल ज़िंदगी को तरस गए, ट्रॉमा की कैफियत में एक ऐसी अज़ियतनाक ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं कि जहाँ पे हिंदुस्तान की 8 लाख फ़ौज मसलसल उनके बुनियादी इंसानी हुकूक को मसख कर रही है, उनको गसब कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया को अब तो कम से कम सोचना चाहिए। पहले ये बात थी कि पाकिस्तान के नैरेटिव को इंडिया काउंटर करता था मुख्तलिफ तरीक़ों से, और अपने बड़े हुज्जम की वजह से, अपनी बड़े मार्केट होने की वजह से वो दुनिया के डिसीजंस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करता था, और बहुत हद तक दुनिया उन हिंदुस्तान की नैरेटिव को मानती भी रही। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जहाँ कहीं भी मुहज़्ज़ब दुनिया के इंटरेस्ट होते हैं वो वहाँ के ऊपर एक्शंस लेते हैं, वहाँ चढ़ दौड़ते हैं। हम हालिया जो माजी में हमने जंगें देखी, इराक़ के अंदर हमने देखा, अफ़गानिस्तान के अंदर हमने देखा, और बेशुमार जगहों पे देखा, लेकिन जहाँ पर हिंदुस्तान की बात आती थी तो मुहज़्ज़ब दुनिया उस पर चूँ चरां तक नहीं करती थी। उसकी वजह यह थी कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट था और दुनिया को अपने जो है मफादात जो थे, अपने माल वहाँ बेचने थे। लेकिन अब ये आग पाकिस्तान और मजलूम कश्मीरियों तक नहीं रही। अब हिंदुत्वा और जो एक वायलेंट एटीट्यूड है इंडियन गवर्नमेंट का, और हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है, आरएसएस का जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, वो पाकिस्तान और या कश्मीर की सरहदों से निकलकर कनाडा तक पहुंच गया है। और मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ द राइट मूवमेंट, दिस इज़ द क्रूशल मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड, कि वो ये देखें कि अब ये सिर्फ पाकिस्तान विक्टिम नहीं है जो निस्बतन छोटी मार्केट है। अब तो दुनिया के उन बड़े मुल्कों के ऊपर वहाँ तक जो है वो हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिज़म, उसकी साजिशें, उसकी कवर्ट एक्शंस, और जो रा के जो एक्शंस हैं लोगों को मार कर और मुख्तलिफ और तरीक़ों से वो जो है अपने मकासद को हासिल करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब तो दिस इज़ द राइट टाइम, ये अब वक्त आ गया है कि मुहज़्ज़ब दुनिया को अब ये सोचना होगा कि माल बेचना है या अब इंसानों की जानें बचानी है, दुनिया को अमन का गहवारा बनाने की कोशिश करनी है या अपने इक़्तिसादी मफादात को सर्व करना बहुत है। खूब। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा दिस इज़ द राइट मोमेंट। और मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे मेरी ये बात हुई थी कि पाकिस्तान के लिए दिस इज़ द वेरी सॉर्ट ऑफ पर्टिनेंट ग्राउंड कि हम इस इशू को बड़े शद्दोमत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी हिकमत के साथ दुनिया में उजागर करने की कोशिश करें। अगरचे है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मुफाजात, हम निस्बतन एक छोटा मुल्क हैं, हमारे इक़्तिसादी मसाइल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हम एक पुरअमन मुल्क हैं, और हमारी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है मुल्क का वो एक पुरअमन जो है वो स्टांस के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन ये वक्त है कि हम दुनिया को ये बताएं और दुनिया के साथ इंगेज करें। और मेरा ख्याल है कि उसकी कंटिन्यूटी में, मेरी उस बात की कंटिन्यूटी में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो वेल रेड आदमी है, इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर उनकी एक गिरफ्त है, अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ी अच्छे अल्फाज में और बड़ी अच्छी कैनोटेशन में और बड़ा एक्सप्रेसिवली वो इस बात को करे। और मेरा ये ख्याल है कि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान के दिगर जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीर के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस टाइम को अपने लिए बेनिफिट करें और कश्मीरियों के मफाद के लिए बेनिफिट करें, और दुनिया को ये बताने की कोशिश करें कि लुक, हम जो 70 सालों से कह रहे हैं वो गलत नहीं था, वो ऑब्जेक्टिवली प्रूव हो गया है कि अब हिंदुस्तान यहाँ से जाके कनाडा जैसे मुल्क में, जिसके मैं लेट मी से दिस थिंग कि उनके एहसानात हैं इंडिया के ऊपर, कि बहुत सारे इंडियन जो हैं वो वहाँ पे उनको पनाह मिली हुई है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने मुल्क को ज़र मुबादला भेज रहे हैं। तो वैसे अगर पुरअमन मुल्क में
इंडिया ने अपने एक छोटे से इंटरेस्ट के लिए कि कहीं वो देखें सिख दुनिया भर में अपनी तहरीक चला रहे हैं, तो वो क्या इंडिया को नुकसान पहुंचा सके हैं? वो आज़ादी की बात करते हैं, वो अपने हुकूक की बात करते हैं जो हर इंसान का बुनियादी इंसानी हक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस छोटी सी बात को करने के लिए वो कनाडा जैसे मुल्क में जाके अगर एक लीडर का कत्ल कर सकते हैं, तो वो हमारे मुल्क में क्या नहीं करते होंगे, वो कश्मीर में क्या नहीं करते होंगे, जो मजलूम कश्मीरी मुकम्मल तौर पर उन पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इस सेंस में कि वहाँ पे 8 लाख इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो हैं वो उन कश्मीरियों को यरगमाल बनाए हुए हैं और 70 सालों से यरगमाल बनाए हुए हैं, और उनको न सिर्फ हुकूक दे रहे हैं बल्कि उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनको कत्ल कर रहे हैं। बंदूक से बात हो रही है वहाँ पे कैनोटेशन से, अल्फाज से बात नहीं हो रही। और मजलूम बच्चे वहाँ कश्मीरी, मजलूम औरतें कश्मीर की, ना वो कारोबार अपना कर सकते हैं, ना वो एजुकेशन स्मूथली कर सकते हैं, ना वो हेल्थ के इश्यूज अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। और मुकम्मल तौर पर एक बात बोली जाती है